राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही नाम चर्चा पे है और एक ही नाम हेडलाइन में है, एंड दैट इज ईरान। ईरान इस वक्त अपने हालिया इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। देश की सड़कों पर उमड़ा जन आक्रोश अब केवल महंगाई या बेरोजगारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे सत्ता, संरचना और इस्लामिक रिपब्लिक के अस्तित्व को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। मशहद, ईरान का वो शहर, मशहद से लेकर तेहरान, सिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर बाकी प्रांतों तक प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़कों पर है। नारे लग रहे हैं, तानाशाह को मौत, खामनेई मुर्दाबाद और आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेंगे। इन नारों ने ईरान की राजनीति में एक बार फिर से 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले के दौर की स्मृतियों को जगा दिया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी एएफपी द्वारा कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें प्रदर्शनकारी ईरान के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ते हुए, कासिम सुलेमानी की मूर्ति गिराते हुए और आयतुल्ला खुमैनी और मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मूर्तियों को आग के हवाले करते दिख रहे हैं। ये केवल प्रतीकों पर हमला नहीं है, बल्कि उस वैचारिक ढांचे के खिलाफ खुला विद्रोह था जिस पर इस्लामिक रिपब्लिक की नींव खड़ी रही थी। जिन संस्थाओं और व्यक्तियों को दशकों से ईरानी सत्ता क्रांति के नायक के रूप में पेश करती रही है, वहीं अब जनता के गुस्से का ये केंद्र बन गई है। सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो वायरल हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई थी, जब व्यापारियों ने महंगाई, गिरती मुद्रा और ठप होते कारोबार के विरोध में दुकानें बंद कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों में यह आर्थिक असंतोष एक व्यापक राजनीति आंदोलन में बदल गया। अब ये केवल व्यापारियों या किसी एक वर्ग का विरोध नहीं है, इसमें छात्र, मजदूर, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय और देश के दूर दराज इलाकों के लोग भी शामिल हुए हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे अब डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट प्रोटेस्ट से कहीं आगे एक गहरे सामाजिक राजनीतिक संकट के रूप में देख रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी बढ़ी। नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट्स और अमेरिका आधारित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, और हजारों की गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी ओर ईरानी सरकार और सरकारी मीडिया इन आंकड़ों को खारिज करते हुए मरने वालों की संख्या कम बता रही है और दावा कर रही है कि हिंसा भड़काने में विदेशी ताकतों की भूमिका है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने सरकारी टीवी पर आकर साफ शब्दों में अमेरिका और इजरायल की ओर इशारा किया है और कहा है कि ईरानियों का खून विदेशी दुश्मनों के हाथों से सना हुआ है। खामनेई के इस बयान के साथ ही ईरान में सत्ता और जनता के बीच की खाई और गहरी होती दिखी। सरकार जहां इसे विदेशी साजिश बता रही है, वहीं सड़कों पर उतरे लोग इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा सवाल मान रहे हैं। बढ़ती महंगाई, मुद्रा की गिरती कीमत, बेरोजगारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आम ईरानी नागरिक का जीवन बेहद कठिन बना दिया है। सरकार ने हाल ही में एक राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत नागरिकों को सीमित क्रेडिट देने की बात कही गई, लेकिन ये कदम भी गुस्से को शांत करने में नाकाम रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर ईरानी सरकार ने लोगों पर हिंसा जारी रखी तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। वैसे भी अमेरिका की आदत है, जब भी ईरान पर कोई बात होती है या ईरान के अंदर किसी तरीके का मसला होता है, वहां पर जनाब ट्रंप खुद ब खुद कूद जाते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरानी जनता के शांतिपूर्ण विरोध के समर्थन में बात कही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान की आजादी का ऐतिहासिक मौका बता दिया है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू भी पीछे कैसे रहते। इन बयानों ने ईरानी सरकार की आशंकाओं को और मजबूत कर दिया कि देश के अंदर चल रहे विरोध को बाहर से हवा दी जा रही है। इसी संदर्भ में ईरान के आखिरी शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का नाम भी बार बार उभर कर सामने आ रहा है। कुछ शहरों में उनके समर्थन में नारे लगना इस बात का संकेत है कि प्रदर्शनकारी किसी प्रतीकात्मक लीडरशिप की तलाश में है। हालांकि रजा पहलवी खुद कहते हैं कि वो सत्ता नहीं चाहते और ईरान के भविष्य का फैसला जनता को जनमत संग्रह के जरिए करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहलवी के समर्थन में उठती आवाजें दरअसल विकल्पों की कमी का परिणाम है, ना कि राजशाही की वापसी की व्यापक
इच्छा। वहीं दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में मौजूदा संकट के दो संभावित रास्ते दिखते हैं। पहले, सत्ता के भीतर से ही किसी स्ट्रॉन्ग मैन का उभरना जो व्यवस्था को संभाले और निर्णय प्रक्रिया को केंद्रीकृत करे। दूसरा, आर्थिक संकट का गहराना, खासकर तब जब अमेरिकी प्रतिबंध जारी रखते हैं और किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते की संभावना कमजोर दिखती है। वेनेजुएला का उदाहरण यहां बार बार दिया जा रहा है, जहां लंबा आर्थिक संकट ना तो सत्ता को पूरी तरह गिरा सका और ना ही जनता को राहत दे सका। फिलहाल ईरान में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इंटरनेट बंद है, संचार सेवाएं बाधित हैं, उड़ानें की जो है रद्द की जा रही हैं और सुरक्षा बल पूरे ताकत के साथ तैनात है। सवाल ये नहीं कि गुस्सा है या नहीं, सवाल ये है कि ये गुस्सा किस दिशा में जाएगा। क्या ये आंदोलन किसी ठोस राजनीतिक बदलाव का रूप ले पाएगा या फिर पहले की तरह दमन, थकान और समझौतों के बीच बिखर जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा।